शक की बिना पर किसी शख्स पर इल्ज़ाम लगाना बज़ाहिर एक मामूली बात है, मगर उसके पीछे छुपी ज़्यादती, दुश्मनी या अनाद किसी को भी नज़र नहीं आता, जो वक्त गुजरने के साथ कई कीमती जानों के नुकसान का बायस बन जाता है। बदकिस्मती से हमारे माशरे में एक दूसरे पर बगैर किसी सबूत के इल्ज़ामात आयद करने का ऐसा सिलसिला चल पड़ा है जो इनफरादी अदम बर्दाश्त के साथ इज्तिमाई दुश्मनी की तरफ तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। क्या सच है, क्या झूठ, जब तक ये बात सामने आती है तब तक दो अफराद या दो धड़ों के दरमियान इतनी कड़वाहट फैल चुकी होती है कि उसे ख़त्म करने में कई महीने और बाज़ दफ़ा कई साल भी लग जाते हैं, और माहौल भी इतना पुरअमन नहीं रहता जितना इससे पहले होता था। सवाल ये पैदा होता है कि माहौल को मज़ीद ख़राब होने से कौन बचाएगा, जिसके जवाब में हम यही कह सकते हैं कि अगर हम इनफरादी तौर पर ऐसी अफवाहों या मनफी सोच से गुरेज करें जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, तो बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद हल होते चले जाएंगे। दूसरी बात यह है कि हर शख्स की अपनी ज़िंदगी और अपनी सोच होती है जो दूसरों के साथ नहीं मिलती। हमें दूसरों की सोच और ज़ाती ज़िंदगी का एहतराम करना चाहिए और मामूली बातों पर बर्दाश्त का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। बर्दाश्त ही ऐसा इंसानी जज्बा है जो हमें बहुत सारे जराइम से दूर रख सकता है, और बर्दाश्त की आदत से ही हम ना सिर्फ अपने माहौल बल्कि दूसरों की ज़िंदगी के लिए भी आसानियां पैदा कर सकते हैं। उस्ताद की अजमत वही जानते हैं जो इल्म की अहमियत से वाकिफ़ हैं, लेकिन कुछ लोग ना उस्ताद के मकाम से वाकिफ़ होते हैं और ना ही उन्हें शागिर्द की जिम्मेदारियों का एहसास होता है। मौजूदा ज़माने में तालीमी इदारों के अंदर उस्तादों के हाथों कई शागिर्दों पर तशद्दुद के ऐसे वाक़यात पेश आए जिन्हें किसी भी सूरत अच्छा अमल नहीं कहा जा सकता। माजी में उस्ताद की मार पीट पर वालिदैन को एतराज़ तो होता था, लेकिन वो किसी से शिकायत नहीं कर सकते थे। लेकिन मौजूदा दौर में ऐसा हरगिज़ नहीं। इसके बावजूद दर्सगाहों में ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं जिनके बारे में सुनकर हमें अफसोस होता है। मंडी बहाउद्दीन के थाना सिटी के इलाके में पुलिस को 16 साल नौजवान की अगवा की इत्तला दी गई। पुलिस ने पहले तो रिवायती सुस्ती का मुजाहरा किया, लेकिन बाद में इब्तिदाई तहकीकात का आगाज किया गया तो नौजवान का कुछ पता ना चल सका, जिसके 6 रोज बाद थाना सिटी में उसके अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे के इंदिराज के बाद की कहानी इंकिशाफ से भरपूर है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 15 साला हफीज नामी बच्चे के हवाले से उसके वालिदैन ने पुलिस को आगाह किया कि वो लापता है, जो कि मदरसे गया था मगर उसके बाद से नहीं मिल रहा। पुलिस ने वालिदैन की दरखास्त पर गुमशुदगी की रिपोर्ट का इंदराज कर लिया और फिर उसकी तलाश शुरू कर दी। तकरीबन शाम 7 बजे बच्चे के पेरेंट्स आए कि हमारा बच्चा अगवा हो गया, गुम हो गया। उसकी उम्र तकरीबन 16 साल है, तो पढ़ता है दरस में। मैंने फ़ौरन डीपीओ साहब को बताया कि ये मैटर है। डीपीओ साहब ने मुझे और डीएसपी साहब को टास्क दिया कि जल्द अज जल्द इस बच्चे को बाजियाब करवाएं। जिस दिन ये वक़ूआ हुआ सुबह के टाइम ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि हमारा इस तरह बच्चा मिल नहीं रहा। तो वो जैसे होते हैं वालिदैन एप्लीकेशन गुमशुदगी लिखवाने आते हैं, लेकिन क्योंकि हमें इसमें थोड़ा सा ये फील हुआ कि ये बच्चा, उसका पीछे एक बेसिक इंक्वायरी कंडक्ट की तो उस इंक्वायरी में ये नज़र आया कि कोई और इशू है, तो फ़ौरन उनसे एप्लीकेशन लेके पर्चा उस वक्त दर्ज हो गया था। हफीज 2 जगह पर पढ़ाने भी जाता था। पुलिस ने उन दोनों जगहों पर तलाश किया मगर वहां से उसके हवाले से कोई मालूमात नहीं मिली। पुलिस ने हफीज के मोबाइल फोन का डाटा मंगवाया और उसके राब्ते चेक किए गए, जिनमें से एक नंबर ऐसा था कि जिसके साथ हफीज का राब्ता मुसलसल था। वो उसके उस्ताद की साली का नंबर था। उनके नोटिस में देने के बाद मैं फ़ौरन मतलूबा जगह पे गया, वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की तो पता चला कि बच्चा 2 जगह पे ट्यूशन देता है, एक मुजैदाबाद और दूसरा बूढ़ा मल्ला में। उन दोनों जगह पे मैं गया, सारी इंटेरोगेशन की, लेकिन मुझे कोई क्लू नहीं मिला सिवाय एक वॉइस मैसेज के। 5 से 6 नंबर मोस्ट रिपीटेड नंबर, उनके साथ उसका मुसलसल रब्ता है। जब उनकी स्क्रूटनी की तो उनमें से एक लड़की का था,
लड़की के नंबर की ऑनरशिप ली तो वो खारियाँ की रहायशी थी। जब खारियाँ गए उधर से पूछा, सारा कुछ पता किया तो पता चला कि वो उधर मंडी में ही है। इसका कोई उधर है, सिस्टर की शादी है, तो उसी अपने बहनोई की गाड़ी रहती है तकरीबन 2 माह से। साथ साथ हमने टेक्निकल जो है वो एक एविडेंस कलेक्ट करना शुरू की और वो थी CDRs। वो उस CDRs में वो जो बच्चा था मकतूल हफीज़, उसके पास मोबाइल था, उसकी CDRs ली। उस CDRs में उसकी मोस्ट कॉलर कॉल्स थी। जो मोस्ट कॉलर थी वो शहजाद की वही साली थी, उसके साथ उसकी कॉल्स थी। हफीज अचानक गायब हो गया था। उसके घर वालों ने उसे हर जगह तलाश किया मगर उसका कुछ पता ना चला, जिसके बाद पुलिस को इत्तला कर दी गई। पुलिस ने घर वालों के साथ मिलकर उसे तलाश करना शुरू कर दिया मगर वो नाकाम रही। हफीज अचानक लापता हो गया था। उसके घर वालों ने उसे हर जगह तलाश किया मगर वो ना मिला। पुलिस भी उसके घर वालों के साथ साथ तलाश कर रही थी मगर हफीज का सिर्फ एक वॉइस मैसेज मिला जिसमें उसने कहीं जाने का कहा था। उस वॉइस मैसेज में बच्चा ये बताता है, बच्चा 2 टाइम पढ़ाता था, असर के वक्त और मगरब के वक्त। अब उसने वॉइस मैसेज किया है कि असर के वक्त में आऊँगा लेकिन मगरब नहीं आऊँगा, मेरा एक ज़ाती काम है तो मैं उधर जाऊंगा। 6 रोज गुजरने के बाद भी जब हफीज का कहीं सुराग नहीं मिला तो पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया और एक मर्तबा फिर हफीज के हवाले से टीम बनाकर इस मुकदमे की तफ्तीश का आगाज किया गया। जितने कैमरे थे CCTV मतलब शक्ताबाद, वो सारे चेक किए। एक गली में कैमरा नहीं था, बाकी सब गलियों में कैमरे थे। एंट्री पॉइंट पे भी कैमरा था और एग्जिट पॉइंट पे भी कैमरा था। एंट्री वाले में बच्चा इंटर हो रहा है लेकिन एग्जिट नहीं हो रहा। और वो एक गली कौन सी थी जिसमें कैमरा नहीं था, वो उस्ताद साहब वाली गली थी। वो उसी उस्ताद का घर था जो कि मोहम्मद हफीज़ को पढ़ाता था। अगवा का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस की तहकीकात में तेजी आ गई। इलाके के तमाम अफराद से पूछगछ की गई और आसपास लगे तमाम CCTV कैमरों को भी चेक किया गया, जिनमें से कुछ वीडियोस में हफीज किसी के साथ नजर आ गया। देखते हैं वो कौन था और जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने क्या इंकशाफ किया। अगवा के मुकदमे के इंदराज के बाद पुलिस की तहकीकात में तेजी आ गई थी। इलाके के लोगों से पूछगछ की गई और वहां लगे CCTV कैमरे देखे गए। हफीज जिस गली में गया था इत्तफाक से वहां कैमरा लगा हुआ था। हफीज इस कैमरे के सामने से गुजरने के बाद लापता हो गया। इसके बाद उसके उस्ताद शहजाद मुजम्मिल का घर था। पुलिस ने शहजाद को हिरासत में ले लिया और उससे तफ्तीश की गई। अब शहजाद को पकड़ के लाए तो शहजाद पहले तो इधर उधर टाल मटोल करता रहा, लेकिन 2 घंटे की मुशक्क़त के बाद उस्ताद ने तस्लीम कर लिया कि बच्चा अगवा नहीं हुआ, बच्चे को मैंने मर्डर किया है। कैमरे देखना शुरू कर दिए कि ये बच्चा टाइम पे घर से कब निकला, किस गली में गया। तो कैमरे देखते देखते अल्टीमेटली ये जो हैं जो शहजाद है, जो मदरसे का उस्ताद है, इसके घर के तक उसका कैमरा नज़र आता है। उसके बाद जो इसके घर के बाद कैमरा आता है ना, उसमें वो उसकी तस्वीर नज़र नहीं आती बच्चे की, मकतूल की। तो इससे फिर यही पता चलता था कि बच्चा यहीं पे गायब हुआ है। फिर हमने उस पर भी हमें डाउट किया। सो उसका उधर डिसअपीयर हो जाना प्लस शहजाद की साली के साथ कॉल्स होना, तो वो हमें डाउट कंफर्म होना शुरू हुआ। फिर हमने उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करके फिर उनसे वो इन्वेस्टिगेशन की, उससे भी, लड़की से भी और शहजाद से भी, तो फिर चीज़ें सारी सामने आ। शहजाद ने पुलिस को 2 घंटे की तफ्तीश के बाद बता दिया कि उसने हफीज को कत्ल कर दिया है। उसने हफीज को घर बुलाया था और बुलाने के बाद उसको छुरी के वार करके कत्ल कर दिया और लाश के 2 टुकड़े किए और मोटरसाइकिल पे ले जाकर एक जगह फेंक दी। उसने हफीज का सर अलग जगह और धड़ अलग जगह से बरामद करवा दिया। इसने बच्चे को खुद बुलाया अपने घर कि आ जाओ, मुझे तुमसे काम है, और वहाँ इसको ले गया, कमरे में बिठाया, इसको पानी शानी पिलाया और इसका इत्मीनान में लेकर बिठाया इसको, और पीछे से तेज़ धार छुरा था इसके पास, वो निकाला और बच्चे का गला इसने काट दिया। फिर बच्चा क्योंकि 16 साल का था, काफ़ी उसकी लंबाई थी, तो वो उसमें त्रोड़े में आ नहीं रहा था,
फिर उसकी गर्दन इसने अलहदा की और धाड़ी इसका अलहदा किया, उसको पैक किया, गर्दन एक जगह फेंकी और धाड़ी इसका दूसरी जगह फेंका। उसका सर है काटा, उसको अलहदा फेंका, वो महल्ले में ही साइड पे फेंका, और जो उसका धड़ था वो सारा उसको जाके नाले में फेंका। और रिकवरी अल्टीमेटली इसने खुद करवाई कि मेरे सर यहाँ पड़ा हुआ है और धड़ यहाँ पड़ा हुआ है। फिर हमने जाके वहाँ से वो रिकवर किया। शहजाद को शक था कि 14 साला बच्चे हफीज के उसकी साली के साथ ताल्लुकात थे। इसी शक की वजह से उसने अपने शागिर्द को कत्ल किया था। इसे इनके ताल्लुकात का बहुत पहले से इल्म था और उसने मुख्तलिफ तरीकों से मना भी किया था, मगर उनके बाज न आने पर उसने बच्चे को कत्ल कर दिया। उसने इतराफ़ किया कि मेरी जो साली है उसके साथ ये राब्ते में था, और साली ने यकीनन उसको बताया, अपनी बहन को बताया और शहजाद को बताया होगा, तो उसके बाद उसने फिर ये प्लान बनाया और उसको मर्डर किया। मैंने उनको कहा कि आपसे काम है घर पे, आप घर पे आइएगा। तो वो घर पे आए, तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने उनको कहा कि बैठो ज़मीन पे, आंखें बंद करो, मैं तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो जैसे ही वो बैठे, आंखें बंद की एतबार करते हुए, तो मैंने उनके गले पर छुरी चला दी। शहजाद के मुताबिक उसने ये कत्ल गैरत के नाम पर किया था और उसने इस जुर्म में सिर्फ हफीज को ही कत्ल किया था। उसे अब पछतावा है, मगर उसके पछताने से किसी माँ को उसका बेटा वापस नहीं मिल सकता। रिपोर्टर दीवान आदिल और कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, मंडी बहाउद्दीन। अगर कैमरों से मदद ना ली जाती तो अगवा की इस वारदात तक भी पुलिस आसानी से नहीं पहुंच सकती थी और रिवायती अंदाज से ही तफ्तीश जारी रही। लेकिन जदीद ज़राए से पुलिस को जहां तफ्तीश में आसानी होती है, वहां मुतासरीन भी तफ्तीश के तवील इंतजार और खौफ से बच जाते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। चोरी और डकैती की वारदातें हों या नामालूम अफराद के हाथों कत्ल होने के वाकयात, तकरीबन तमाम नाखुशगवार वाकयात में नाजायज़ असलहे का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके बावजूद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में नाजायज़ असलहे की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद करने की हर कोशिश नाकाम दिखाई देती है और इसी वजह से रोजाना कोई ना कोई ऐसी वारदात हमारे सामने जरूर आती है जिसकी वजह से बेगुनाह अफराद का कीमती सामान भी लुट जाता है और उन्हें जिंदगी से भी महरूम कर दिया जाता है। लाहौर में एक रिक्शा ड्राइवर अपने घर से किसी के जनाजे में शरीक होने के लिए निकला, मगर उसे इस बात का इल्म नहीं था कि एक दिन बाद उसका जनाजा भी तैयार हो जाएगा। देखते हैं ऐसा करने वाले कौन थे और रिक्शा ड्राइवर के साथ उनकी क्या दुश्मनी। सुखनहर बागबानपुरा का रहायशी फयाज 2 बेटियों का बाप था। वो रिक्शा चलाकर अपने घराने का पेट पाल रहा था। एक रोज उसे इतला मिली कि मुगलपुरा के इलाके मुजाहिदाबाद में एक रिश्तेदार फोत हो गया है। वो उसके जनाजे में शिरकत के लिए चला गया। जाते हुए वो घर कहकर गया कि जल्द वापस आ जाएगा। उसकी बेटियों ने हस्बे मामूल उसे मुस्कुराते हुए रुखसत किया। फयाज अपने रिश्तेदार के जनाजे में शिरकत के बाद रिक्शा लेकर वापस जाने के लिए निकला। अभी वो कुछ दूर ही पहुंचा था कि अचानक सामने से 2 मोटरसाइकिलों पर आते हुए नौजवानों ने अंधाधुंध हवाई फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग करते हुए फयाज के रिक्शे के पास से गुजरे। अचानक एक गोली फयाज की गर्दन में आ लगी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया, जबकि नौजवान फायरिंग करते हुए वहाँ से निकल गए। उम्र तकरीबन 50 है और इनके 2 बेटियां हैं। स्कूल गोइंग है, एक 9th में पढ़ती है, एक 10th में पढ़ती है और घर इनका रेंट पे है। हम एक फोतगी में गए हुए थे अपने रिलेटिव्स की, वहाँ से हम फ्री होकर निकलने लगे थे तो ये रिक्शे में बैठे हुए थे, अपना रिक्शा स्टार्ट करके।
तो उतनी देर में कोई तकरीबन 500 मीटर के डिस्टेंस पे लड़के हवाई फायरिंग करते जा रहे थे। उनकी कहीं गन स्लिप हुई है, कोई पता नहीं कैसे लगा कि रक्षे के इनके बैक साइड से नेक पे गोली लगी है। जख्मी फयाज को राहगीरों ने फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि इर्द गिर्द के मकानों और दुकानों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज हासिल कर ली गई है। मुलजमान का जल्द ही सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक गए थे मेरे पापा, वहाँ पे मेरे मम्मा के मामू के बेटे की डेथ हो गई थी, इनके कज़न की डेथ हो गई थी। वहाँ पे गए, वहाँ से ये लोग बैठने लगे, हमारा अपना रिक्शा है, वहाँ पे बैठने लगे थे, रिक्शे में बैठ गए और मम्मा भी थोड़े से पीछे थी। पीछे से पता नहीं कौन थे, को क्या नहीं था ये नहीं हमें पता। उन्होंने फायरिंग की है रिक्शे के बैक साइड से वो गोली अंदर आई और पापा की गर्दन में बच गई है और पापा उस टाइम पापा का सर नीचे हो गया, पापा का सर नीचे हो गया। उसके बाद फिर सब इसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। सड़कों पर आवारा फिरने वाले जराइम पेशा अनासिर को चेक करना पुलिस का अव्वलीन फर्ज होता है, लेकिन पुलिस भी बाज़ दफ़ा ऐसे अफराद के हाथों बेबस हो जाती है। इसके बावजूद अगर कोई शहर की शाहराहों पर असलहा लहराता हुआ पाया जाए और पुलिस को उसकी खबर भी ना हो तो इल्ज़ाम पुलिस पर ही आयद होता है। देखते हैं कि अंधाधुंध फायरिंग से हलाक होने वाले रिक्शा ड्राइवर के साथ जो कुछ हुआ उसमें किसी पुरानी दुश्मनी का अमल दखल था या उसकी कोई और वजह थी। पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी गई, जिसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मकतूल की बेटी का कहना है कि उसका बाप घर का वाहिद कफील था, अब कौन उनकी परवरिश करेगा। अल्लाह जालिमों को गारत करे जिन्होंने उनके सर से बाप का साया छीन लिया। गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं हम कि इन लोगों को जैसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दे जाए और हमारा इसके मेरे पापा के अलावा कोई सहारा नहीं था, हमें कोई यहाँ से कोई सहारा दे, क्योंकि इनके सिवा हमारा कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। हम तो यही अपील करते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। जो जिन्होंने ये किया है उनको क्या नाम है सजा मिलनी चाहिए इस चीज़ की, हम ये अपील करते हैं। मकतूल के रिश्तेदारों का कहना है कि आए रोज नौजवान गली मोहल्लों में फायरिंग करते हुए गुजरते हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं, पुलिस भी कुछ नहीं करती। मकतूल की किसी से कोई दुश्मनी ना थी। और रोजाना होता है, रोजाना कोई ना कोई बाजार में इधर कोई ना कोई रोजाना दंदनाते फिरते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, उनको कोई नहीं पूछने वाला। ये बेचारा बेगुनाह मर गया, इसका कौन वारिस है? ये खत्म होना चाहिए सारा। वैसे ही रास्ते मदीना कहते हैं, ये रास्ते मदीना के सुकून ही नहीं है, किसी को तफज ही नहीं है कि उसने रोटी कमाने जाना, रात को घर आना कि नहीं आना अपने बच्चों के लिए। अब इनका कौन वारिस है? पुलिस का कहना है कि मकतूल का किसी से किराए का तनाजा चल रहा था। दुश्मनी समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी है। मकतूल के वर्षा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि उनकी दादरसी की जाए और इंसाफ दिलाया जाए। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। जराइम में इजाफे की सबसे बड़ी वजह नाजायज असलहा है। असलहे के खात्मे तक न सिर्फ अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो सकती है, बल्कि उसके बगैर जराइम पर भी काबू पाना इंतहाई मुश्किल होगा। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।